एक सीन सोचते हैं। सुबह अलार्म बजता है और आँख खुलते ही फोन पर मतलब 47 नोटिफिकेशंस। सुबह सुबह, हाँ। हाँ, और शावर में भी दिमाग में टू डू लिस्ट चल रही है। दिन शुरू होने से पहले ही एक अजीब सी थकान महसूस होती है। दिन भर बैक टू बैक मीटिंग्स, लगातार ईमेल्स, मल्टीटास्किंग, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। हम दौड़ रहे हैं, पसीना आ रहा है। और फिर रात होती है, बिस्तर पर लेटे हुए दिन के बारे में सोचते हैं और एक खालीपन सा महसूस होता है। हाँ, एक सवाल उठता है कि आज पूरा दिन निकल गया पर कुछ हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली। टू डू लिस्ट उतनी ही लंबी है जितनी सुबह थी। जो सबसे जरूरी काम था उसे शायद छुआ तक नहीं, लेकिन थके हुए तो हैं, बहुत ज्यादा। तो फिर ये थकान किस चीज की है? ये जो अनुभव है ना, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कमी नहीं है। ये एक गहरा भ्रम है, एक इल्यूजन। जैसे किसी ट्रेडमिल पर भागना। हाँ, मेहनत बहुत है, पसीना भी है, लेकिन सफर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। ये हमारी मॉडर्न जिंदगी की कहानी है, जहां हमने व्यस्तता को उपलब्धि मान लिया है। लेकिन असल में ये व्यस्तता शायद सबसे जरूरी चीजों से बचने का एक तरीका बन जाती है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि हम इस जाल में फंसते कैसे हैं? ये लगातार बिजी रहने की आदत ये बनती कैसे है? मुझे लगता है इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी आदतों से होती है। जैसे फोन चेक करना। एक एवरेज इंसान दिन में शायद 96 बार अपना फोन चेक करता है। हर 10 मिनट में एक बार। हाँ, और हर ईमेल का जवाब देना, हर मैसेज को देखना, हर छोटे से टास्क को लिस्ट से काटना एक अजीब से सेटिस्फैक्शन देता है। ऐसा लगता है कि हम प्रोडक्टिव हैं, कि हम कंट्रोल में हैं। यहाँ ना मनोविज्ञान काम करता है। हमारे दिमाग को छोटे छोटे इनाम बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, इसे कंप्लीशन बायस कहते हैं। मतलब दिमाग एक बड़े जरूरी काम को शुरू करने के बजाय 10 छोटे बेमतलब के काम खत्म करना ज्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि हर खत्म हुए काम से तुरंत वैलिडेशन मिलता है, एक माइक्रो रिवॉर्ड, एक डोपामिन हिट। तो ये तो बिल्कुल किसी स्लॉट मशीन जैसा हो गया कि हम बार बार लिवर खींच रहे हैं छोटे छोटे इनामों के लिए। हाँ बिल्कुल, ये एक डोपामिन लूप है। फोन की नोटिफिकेशन एक क्यू है, उसे देखने की इच्छा क्रेविंग है, फोन उठाना रिस्पॉन्स है, और वो छोटी सी जानकारी मिलना रिवॉर्ड है। और ये लूप चलता रहता है। और दिक्कत ये है कि ये हमें जरूरी कामों से भटकाकर छोटे छोटे बेमतलब के रिवॉर्ड्स का आदी बना देता है। तो ये डिसिप्लिन नहीं है, ये एक लत है। मतलब हम काम के नहीं, उस कुछ करते रहने की फीलिंग के आदी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ये मोशन की लत है, मीनिंग की तरफ कमिटमेंट नहीं। ये तो हुई दिमागी बनावट की बात, हमारी इंटरनल वायरिंग की। पर मुझे लगता है ये सिर्फ हमारे अंदर की बात नहीं है। हमारा समाज, हमारी कॉर्पोरेट कल्चर, वो भी तो इस आग में घी डालती है। बहुत ज्यादा। मैं बहुत बिजी हूं कहना आज एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ऐसा लगता है जैसे अगर आप बिजी नहीं हैं तो शायद आप जरूरी नहीं हैं। हाँ, और कॉर्पोरेट दुनिया में तो ये एक तरह का क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस थिएटर बन गया है। परफॉर्मेंस थिएटर। हाँ, जो देर तक ऑफिस में रुकता है वो ज्यादा डेडिकेटेड माना जाता है। वीकेंड पर ईमेल भेजना कमिटमेंट की निशानी है। सर अभी ऑफिस में ही हूँ, रात के 8 बजे कहना, ये साबित करता है कि आप कितने जरूरी हैं। लेकिन क्या ये हमेशा एक थिएटर ही होता है? मतलब हो सकता है लोग वाकई में पैशनेट हों, उनकी व्यस्तता दिखावा ना होकर असली कमिटमेंट हो। ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब ना हमारी पहचान से जुड़ा है। पहचान से? कैसे? जब व्यस्तता हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है तब फर्क करना मुश्किल हो जाता है। मैं बिजी हूं का असल मतलब होता है मैं वैल्यूएबल हूं। मेरे पास टाइम नहीं है का मतलब है मेरी जरूरत है, इसलिए मेरा वजूद है। इसके पीछे एक डर छिपा है। अगर मैं धीमा हो गया तो क्या मैं भुला दिया जाऊंगा? अगर मैं थका हुआ नहीं देखा तो लोग क्या सोचेंगे? ये खालीपन का डर है, चुपचाप बैठने का डर। हाँ, ये बात भारतीय संदर्भ में तो और भी गहरी लगती है। हमारे यहाँ आराम करने पर भी एक तरह का गिल्ट महसूस कराया जाता है। बिल्कुल, बचपन से सुनते आए हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हाँ, या हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हो? ये हमारी कल्चरल कंडीशनिंग में बहुत गहरा है। हमारी पिछली पीढ़ी के लिए लगातार मेहनत जिंदा रहने के लिए जरूरी थी, वो एक जरूरत थी। हमें वो जरूरत विरासत में नहीं मिली, लेकिन उसकी एंटाइटी जरूर मिली है। हाँ, और हम उसी पैटर्न में काम कर रहे हैं बिना ये सवाल पूछे कि क्या आज भी इसकी उतनी ही जरूरत है। हम आराम से डरते हैं, उस खालीपन से डरते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम जानबूझकर व्यस्त रहते हैं ताकि हमें कुछ और सोचना ना पड़े। जैसे हम गहरे पानी में उतरने से डरते हैं
इसलिए सतह पर ही हाथ पैर मारते रहते हैं। क्या बात कही है। बहुत सारी छपछपाहट, बहुत सारा मूवमेंट, पर नीचे जो खजाना है वो कभी नहीं मिलता। यही सबसे जरूरी बात है। व्यस्तता एक कवच है, एक एस्केप। ये हमें बड़े और मुश्किल सवालों से बचाती है। जैसे क्या मैं अपनी जिंदगी सही चीजों पर लगा रहा हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे सच में खुशी मिलती है? शांत बैठना हमें इन सवालों के सामने खड़ा कर देता है और ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए हम अपने कैलेंडर को, अपनी टू डू लिस्ट को शोर से भर देते हैं। हाँ, ताकि ये सवाल सुनाई ना दें। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये व्यस्तता एक तरह की टालमटोल है, प्रोक्रेस्टिनेशन? ये टालमटोल का सबसे सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीका है। बिजीनेस इज द मोस्ट सोशली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। वाह, ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है ना? हम किसी छोटे मोटे काम को नहीं टाल रहे होते हैं, हम अपनी जिंदगी के बारे में और अपने मकसद के बारे में सोचने को टाल रहे होते हैं। 20 ईमेल्स का जवाब देना ज्यादा सेफ लगता है। हाँ, एक मुश्किल कॉन्वर्सेशन करने से, या अपनी किताब का पहला पन्ना लिखने से, या अपने बिजनेस का प्लान बनाने से, इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ये कहना कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मतलब हम बिजी होने का नाटक करते हैं ताकि हमें वो काम ना करना पड़े जो हमें डराता है, जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। बिल्कुल। लेकिन ग्रोथ तो हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। एग्जैक्टली। व्यस्त होना सेफ लगता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। हम मोशन को प्रोग्रेस समझ बैठते हैं। एक रॉकिंग चेयर भी लगातार मोशन में रहती है, पर वो कहीं पहुंचती नहीं। सही कहा। हमारी जिंदगी भी वैसी हो जाती है। दिन, हफ्ते, महीने गुजर जाते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम वहीं खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था, बस थोड़े और थके हुए। तो ये एक चक्र है, एक भ्रम। हम एक ऐसे हैमस्टर व्हील में भाग रहे हैं जो हमें थका तो रहा है, लेकिन कहीं पहुंचा नहीं रहा। और हम सब ने इस थकावट को सम्मान का तमगा बना लिया है, ये जाने बिना कि ये हमें असल प्रगति से, असल जिंदगी से दूर ले जा रही है। ये एहसास थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन जरूरी है। हाँ, जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इस भ्रम को पहचानेंगे नहीं, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो जब इस एहसास के साथ बैठते हैं तो एक सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। क्या? असली सवाल ये नहीं है कि मैं और ज्यादा काम कैसे कर सकता हूँ या मैं अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता हूँ। ये सब सतह के सवाल हैं। तो असली सवाल क्या है? थोड़ा रुक कर। असली सवाल ये है कि ऐसा क्या है जो किए जाने के लायक है। What is worth doing? हाँ, व्यस्तता हमें इस सवाल से दूर भगाती है और बुद्धिमानी इसी सवाल का सामना करने में है। लैपटॉप की स्क्रीन खुली है, एक जरूरी काम, डेडलाइन भी पास है, लेकिन दिमाग वो कहीं और ही है। और तभी पास रखा फोन धीरे से वाइब्रेट होता है। बस एक पल के लिए। हाँ, और वो आवाज दिमाग में बस जाती है कि बस 1 सेकंड देख लेता हूँ, शायद कुछ जरूरी हो। और वो 1 सेकंड कब 5-7 मिनट में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। उंगलियां खुद ब खुद इंस्टाग्राम पे चले जाती हैं और बस रील्स की दुनिया में खो जाते हैं। और जब वापस उस काम पर आते हैं तो एक अजीब सी धुंध होती है। मैं कहाँ था, क्या सोच रही थी। हाँ, वो जो एक फ्लो बना था वो पूरी तरह से टूट चुका होता है, और फिर से शुरू करने में उतनी ही दिमागी ताकत लगती है। बिल्कुल। और दिन के आखिर में वो भारीपन, यार पूरा दिन बिजी रहा पर किया क्या, टू डू लिस्ट वैसी की वैसी, एक भी काम पूरा नहीं। और वो जो एक नाकामी का एहसास है वो सबसे बुरा होता है। हम सब सोचते हैं कि ये हमारी कमी है, हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता। हाँ, मुझे लगता है कि मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, और यही हम सब गलती करते हैं। ये कहानी टाइम मैनेजमेंट की है ही नहीं, ये असल में अटेंशन मैनेजमेंट का संकट है। अटेंशन मैनेजमेंट मतलब समस्या घड़ी में नहीं, हमारे ध्यान में है। हाँ, हमारे पास समय की कमी नहीं है, हमारे ध्यान पर हमारे कंट्रोल की कमी है। लेकिन ये हमेशा से तो ऐसा नहीं था, मतलब कुछ बदला है क्या? बहुत कुछ, और आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। कुछ साल पहले एक इंसान किसी एक काम पर आप मानिए लगभग 3 मिनट तक फोकस कर पाता था। 3 मिनट, ठीक है। आज कंप्यूटर पर काम करते हुए ये औसत घटकर सिर्फ 47 सेकंड रह गया है। 1 मिनट क्या? 47 सेकंड? हाँ, 47 सेकंड। ये तो एक पूरा वाक्य सोचने के लिए भी काफी नहीं है। इसका मतलब हम लगातार बस कूद रहे हैं एक चीज से दूसरे पर। हाँ, दिमागी तौर पर हम एक पोगो स्टिक पर उछल रहे हैं। और यहीं पर यूसी अर्विन की एक प्रोफेसर है, ग्लोरिया मार्क, उनकी रिसर्च बताती है कि किसी भी रुकावट के बाद, चाहे वो एक छोटा सा फोन चेक करना ही क्यों ना हो,
वापस उसी काम पर पूरी तरह से फोकस करने में औसतन 23 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। 30 मिनट, ये सच है? मतलब दिन में अगर 10 बार भी ध्यान भटका तो लगभग 4 घंटे तो सिर्फ वापस फोकस करने की कोशिश में बर्बाद हो गए। हाँ, ये एक अदृश्य बर्बादी है, इसीलिए इतनी खतरनाक है। हम इसे महसूस ही नहीं करते। और इससे भी बुरा एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। अटेंशन रेजिड्यू, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा वो पिछले काम में ही अटका रहता है। हम कभी भी 100% नए काम में होते ही नहीं हैं। अच्छा, तो जब मैं रिपोर्ट लिखते लिखते अचानक ईमेल का जवाब देने लगता हूँ तो मेरा दिमाग पूरी तरह ईमेल पर नहीं होता? प्रिसाइजली। और जब आप वापस रिपोर्ट पर आते हैं तो भी वो पूरी तरह रिपोर्ट पर नहीं होता। आप एक ही समय में 2 नावों पर पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पॉटलाइट है, जब फोकस होता है तो वो तेज रोशनी लाती है, सब कुछ साफ दिखता है। लेकिन जब ध्यान बटा होता है तो वो स्पॉटलाइट एक स्ट्रोब लाइट बन जाती है। हर चीज पर चमकती है पर कुछ भी साफ नहीं दिखता, बस टुकड़े टुकड़े नजर आते हैं। यह एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। और वो स्ट्रोब लाइट ना दिमाग में एक तरह की थकान भी पैदा करती है। इसके पीछे का विज्ञान भी यही कहता है, हमारा दिमाग असल में मल्टीटास्क कर ही नहीं सकता। लेकिन लगता तो यही है कि हम कर रहे हैं। आज की दुनिया की जरूरत भी यही लगती है। हाँ, पर जो हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, वो असल में बहुत तेजी से कामों के बीच स्विच करना है। रैपिड टास्क स्विचिंग। अच्छा। और हर स्विच की एक कीमत होती है। आपका दिमाग हर बार स्विच करने पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन खर्च करता है। ये आपके दिमाग के लिए एक स्प्रिंट दौड़ने जैसा है। तो जब हम दिन भर सैकड़ों बार अपना ध्यान बदलते हैं, ईमेल, मीटिंग, फोन, मैसेज, हम अपने दिमाग को सैकड़ों छोटे छोटे स्प्रिंट दौड़ा रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए दिन के आखिर में हम बुरी तरह थक जाते हैं। इसलिए नहीं कि हमने बहुत काम किया, बल्कि इसलिए कि हमारे दिमाग ने आगे बढ़े बिना ही एक मैराथन दौड़ ली है। और एक रिसर्च भी है शायद इस पर। हाँ, डेविड मेयर की रिसर्च है। वो कहते हैं कि इस टास्क स्विचिंग से हमारी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो सकती है। 40%? मतलब लगभग आधा। हम अपनी दिमागी क्षमता का आधा हिस्सा सिर्फ कूदने में गंवा रहे हैं। सही। हम सोचते हैं कि हम कुशल बन रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ अपनी दिमागी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ एक और बात है, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की नहीं है, ये हमारे मन की भी बात है। वो अंदर की आवाज जो हमें कोसती है, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं आलसी हो गया हूँ, दूसरे लोग इतना सब कैसे कर लेते हैं। ये सेल्फ ब्लेम का एक अंतहीन चक्र है। और ये आवाज इसलिए आती है क्योंकि हम असली दुश्मन को नहीं देख पाते। ये लड़ाई हमारी इच्छा शक्ति की है ही नहीं। तो फिर किसकी है? ये लड़ाई हमारी और अटेंशन इंजीनियर्स की है। अटेंशन इंजीनियर्स, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी पूरी नौकरी ही ऐसे सिस्टम बनाना है जो हमारा ध्यान खींचे और उसे बनाए रखें। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन को दुनिया के सबसे तेज दिमागों ने इसीलिए डिजाइन किया है कि हम उस पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। तो हम अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें दूसरी तरफ अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। बिल्कुल, ये एक अनफेयर फाइट है। और इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक वजह भी हैं जो हमें फंसाए रखती हैं। एक तो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, कि कुछ छूट ना जाए। दूसरा, तुरंत जवाब देने का सामाजिक दबाव। और तीसरा, खुद को जरूरी महसूस कराने की इच्छा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज गायब हो जाती है, संतुष्टि। वो एहसास जो किसी काम को पूरे ध्यान से खत्म करने पर मिलता है। ने का संतोष भी नहीं मिलता। इसीलिए दिन भर बिजी रहने के बाद भी खालीपन लगता है। और हमारे यहाँ भारतीय संदर्भ में ये दबाव और भी ज्यादा है ना? या तो हर वक्त उपलब्ध रहना एक तरह का बैज ऑफ ऑनर है। हाँ बिल्कुल। बॉस ने रात को मैसेज किया और मैंने तुरंत रिप्लाई नहीं दिया तो वो क्या सोचेंगे? ये सोच हमारे दिमाग पर हावी रहती है। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि उनके बॉस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। वहां वो आधी रात को भी अर्जेंट काम भेजते थे। ये तो बहुत टॉक्सिक है। और जो सबसे पहले जवाब देता उसे अगली सुबह तारीफ मिलती थी। धीरे धीरे ये कंपटीशन बन गया। लोगों की नींद और पर्सनल लाइफ खत्म हो गई। यार, और ये सिर्फ ऑफिस तक नहीं है, घर पर भी यही हाल है। परिवार के साथ होते हुए भी दिमागी तौर पर हम कहीं और होते हैं और इससे रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बच्चे इसे कंटिन्यूअस माइनर रिजेक्शन की तरह महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कभी अपने माता पिता का पूरा ध्यान नहीं मिलता। ये मैं उतना जरूरी नहीं हूँ जितना पापा का फोन है। हाँ, और ये चीज रिश्तों में एक ऐसी दूरी पैदा कर देती है जिसे
बाद में भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब सुनकर मुझे एक बाल्टी का मेटाफर याद आ रहा है। हाँ। मान लीजिए आप एक बाल्टी में पानी लेकर जा रहे हैं लेकिन उस बाल्टी में कई छोटे छोटे छेद हैं। और हर नोटिफिकेशन, हर रुकावट एक छेद की तरह है। हाँ, और आपको लगता है कि अगर मैं तेजी से चलूंगा तो कम पानी गिरेगा। लेकिन जब आप तेजी से चलते हैं तो दबाव से और छेद खुल जाते हैं और पानी और तेजी से गिरने लगता है। तो आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, थक रहे हैं, पर जब मंजिल पर पहुंचते हैं तो बाल्टी लगभग खाली होती है। ये एक बहुत शक्तिशाली मेटाफर है। हाँ। क्योंकि ये हमें बताता है कि आप आलसी नहीं हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। समस्या आपके अंदर नहीं, बाल्टी टूटी हुई है। तो इसका कुल मतलब ये है कि जब तक हम उन छेदों को पहचानेंगे नहीं, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी अटेंशन कैसे चुराई जा रही है, हम खुद को ही दोष देते रहेंगे। और इसीलिए ये चर्चा सिर्फ काम पूरा करने या प्रोडक्टिविटी से कहीं ज्यादा गहरी है। ये जीवन के अनुभव की गुणवत्ता के बारे में है। हम अपनी जिंदगी घंटों में नहीं जीते, हम उसे ध्यान के पलों में जीते हैं। हाँ, जिस चीज पर हमारा ध्यान होता है वही उस पल के लिए हमारी दुनिया होती है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरा अनुभव वही है जिस पर मैं ध्यान देने के लिए सहमत होता हूँ। बिल्कुल। और जब हमारा ध्यान बिखरा होता है तो हमारा जीवन धुंधला हो जाता है, यादें कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी अनुभव को याद में बदलने के लिए गहरे ध्यान की जरूरत होती है। और रिश्तों में गहराई खत्म हो जाती है। हाँ, क्योंकि इंटीमेसी का मतलब ही है एक दूसरे को अपना पूरा और अविभाजित ध्यान देना। जब हम किसी से बात करते हुए अपना फोन चेक करते हैं तो हम अनकहे शब्दों में कह रहे होते हैं, इस फोन में जो कुछ भी है वो शायद तुमसे ज्यादा जरूरी हो सकता है। हम शारीरिक रूप से वहां होते हैं पर असल में होते नहीं। ये प्रोडक्टिविटी का संकट नहीं, ये आत्मीयता का, इंटीमेसी का संकट है। तुम उन पलों को जी ही नहीं रहे होते, हम बस उनमें से गुजर रहे होते हैं। हम जिंदा होते हैं पर जिंदा होने का एहसास नहीं कर रहे होते हैं। हम अपनी ही जिंदगी के दर्शक बन जाते हैं, उसके भागीदार नहीं। ये सब एक बहुत गहरा और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल खड़ा करता है। और वो सवाल ये है कि अगर हमारा ध्यान लगातार बाहरी ताकतों, इंजीनियर ट्रिगर्स और आदतों से नियंत्रित हो रहा है, तो क्या हम सच में अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं? या हम सिर्फ एक स्वचालित प्रतिक्रिया में जी रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी हमारे चुनाव का नतीजा है? या सिर्फ उन चीजों का नतीजा है जो हमारा ध्यान खींचने में कामयाब हो जाती हैं? ये विचार इस पर सोचने के लिए है कि हमारे आवेग क्या हैं और हम असल में कैसा इंसान बनना चाहते हैं। एक नई सुबह, कॉफी की महक और एक खाली पन्ना, और फिर पेन चलना शुरू होता है। 1, 2, 3, देखते देखते 20 कामों की एक लिस्ट। आज ये सब खत्म करना है। और फिर पहला काम टिक होता है, फिर दूसरा। एक अजीब सा सुकून मिलता है ना? ऐसा लगता है जैसे दिन कंट्रोल में है, हम जीत रहे हैं। पर क्या ये जीत असली है या सिर्फ एक एहसास? ये एक बहुत ही दिलचस्प एहसास है, क्योंकि ये हमारे दिमाग के एक डिजाइन फ्लॉ पर काम करता है। अच्छा। हमारे दिमाग को किसी काम के मूल्य यानी उसकी वैल्यू से ज्यादा उसके समापन मतलब क्लोजर की भूख होती है। इसे ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहते हैं। जो भी काम अधूरा है वो दिमाग में एक खुली हुई टैब की तरह रहता है, एक तरह का हल्का सा लगातार एक मानसिक दबाव बनाता है। बिल्कुल, एक खुली हुई टैब। ये तो बहुत सही तरीका है इसे समझने का। जैसे कंप्यूटर में 20 टैब खुले हों तो वो धीमा हो जाता है। हाँ, दिमाग का भी वही हाल है। तो हम बस उन टैब्स को बंद करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी, चाहे उस टैब में कुछ जरूरी हो या ना हो। ये एकदम। और आपकी टू डू लिस्ट दिमाग की इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। ये आपको क्लोजर का एक सस्ता नशा देती है। एक ईमेल का जवाब देना, एक फाइल ऑर्गेनाइज करना, इन कामों में दिमागी मेहनत नहीं लगती, पर इन्हें पूरा करते ही वो टिक लगाने का मौका मिलता है। और वो टिक दिमाग को एक छोटा सा इनाम देता है और हम उस इनाम के आदी हो जाते हैं। इसे ही फेक प्रोग्रेस कहते हैं, नकली प्रगति। ये तो वही बात हुई, चलो पहले छोटा और आसान काम निपटा लेता हूँ। सुनने में कितना जिम्मेदार लगता है जैसे हम चीजों को रास्ते से हटा रहे हैं। पर क्या ये असल में जिम्मेदारी है या कुछ और? क्या हम बस उस मुश्किल काम से बच रहे हैं जो लिस्ट में सबसे नीचे लिखा और हमें घूर रहा है? ज्यादातर समय हम बच ही रहे होते हैं। इसके पीछे का असली कारण है असुविधा से बचना, अवॉइडेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। जो काम वाकई में हमारी जिंदगी या करियर को आगे बढ़ाएगा, उसमें हमेशा एक भावनात्मक वजन होता है। उसमें रिजेक्शन का डर हो सकता है, किसी मुश्किल बातचीत का डर, या शायद सबसे बड़ा डर खुद अपनी ही बनाए हुए स्टैंडर्ड्स पर खरा ना उतरने का डर। हाँ। तो ये छोटी छोटी कामों की लिस्ट एक तरह का कवच बन जाती है। हम खुद को इतना व्यस्त दिखाते हैं कि उस भारी जरूरी काम तक पहुंचने का मौका ही ना मिले। हम खुद से कहते हैं, मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा, मैं तो बस दूसरी जरूरी चीजें खत्म कर रहा हूं। और ये सबसे चालाक बहाना है जो हम खुद को देते हैं,
क्योंकि आप काम तो कर रहे हैं, आप व्यस्त हैं, कोई आप पर आलसी होने का इल्जाम नहीं लगा सकता। पर ये एक तरह की प्रोडक्टिव टाल मटोल है। हम गति को प्रगति समझ लेते हैं। वी कंफ्यूज मोशन विद प्रोग्रेस। और फिर दोपहर तक आते आते इस गति का सच सामने आने लगता है। वो 20 कामों की लिस्ट अब 27 की हो चुकी है। नए ईमेल्स, किसी सहकर्मी की अचानक आई मदद की गुजारिश, एक मीटिंग जो कैलेंडर में छुपी हुई थी। दिन अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। हम बस आती हुई गेंदों पर बैट घुमा रहे होते हैं, बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। जी हाँ। तेजी से भाग रहे हैं, पर हर दिशा में एक साथ। और शाम तक यही भागदौड़ एक गहरी थकावट में बदल जाती है। आप अपनी लिस्ट देखते हैं, मान लीजिए 15 काम पूरे हो गए, एक शानदार स्कोर। लेकिन वो 1 या 2 काम जो सबसे ज्यादा जरूरी थे, जिनके आगे आपने स्टार भी बनाया था, वो वैसे के वैसे ही है। हाँ, और तब एक बहुत अजीब सा एहसास होता है। आप एक ही समय पर प्रोडक्टिव भी महसूस करते हैं और पूरी तरह से हारा हुआ भी। ये गिल्ट साइकिल वाली बात, ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। पिछले हफ्ते ही मुझे एक जरूरी रिपोर्ट लिखनी थी और मैंने अपना पूरा दिन इनबॉक्स 0 करने में लगा दिया। शाम को इनबॉक्स तो खाली था, पर रिपोर्ट का पन्ना भी खाली ही था। ये एक क्लासिक उदाहरण है, और यही अपराध बोध का चक्कर है, द गिल्ट साइकिल। आप मेहनत करते हैं, फिर भी खुद को कम आंकते हैं, और इस गिल्ट को कम करने के लिए अगले दिन आप क्या करते हैं? आप फिर से आसान काम पहले उठाते हैं, ताकि जल्दी से कुछ टिक लगाकर अच्छा महसूस कर सकें। और ये चक्र चलता रहता है। हम मेहनत करने के आदी हो जाते हैं, असर पैदा करने के नहीं। छोटे पत्थर एक एक करके उठाए, या फिर 3 बड़ी भारी ईंटें उठाकर लाए जो दीवार की नींव बनेंगी। 1 मिनट, ये मिसाल बहुत अच्छी है और इसमें एक और बात छुपी है। शायद वो छोटे पत्थर उठाने में हमें डर भी कम लगता है, क्योंकि अगर एक छोटा पत्थर गलत जगह रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बड़ी ईंट गलत रखने से पूरी दीवार कमजोर हो सकती है। मतलब छोटे काम सिर्फ आसान नहीं होते, वो सुरक्षित भी महसूस होते हैं। उनमें विफलता का जोखिम कम होता है। सही बात है। बड़े काम में बड़ा जोखिम होता है, तो हम छोटे पत्थर उठाते रहते हैं, लगातार व्यस्त दिखते हैं, हमें लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन दिन के अंत में दीवार ज्यादा ऊंची नहीं होती। हमारी टू डू लिस्ट अक्सर उन छोटे पत्थरों से भरी होती है। हम व्यस्त रहते हैं, पर कुछ बना नहीं पाते। और यहीं पर समस्या की जड़ है। एक पारंपरिक टू डू लिस्ट हर काम को बराबर मानती है। ग्रोसरी खरीदना और अगले 5 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना एक ही लिस्ट में एक जैसे दिखते हैं, पर क्या उनका महत्व बराबर है? बिल्कुल नहीं। पेरेटो प्रिंसिपल के अनुसार, जिसे 80-20 का नियम भी कहते हैं, हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं, लेकिन हमारी लिस्ट वो इस फर्क को पूरी तरह से खत्म कर देती है। पर सवाल तो यही है कि वो 20% काम कैसे पहचाने? जब मेरे सामने 25 कामों की लिस्ट होती है, तो सब जरूरी लगते हैं। हर काम के पीछे कोई ना कोई है जो इंतजार कर रहा है। ऐसे में वो 20% कैसे ढूंढे? ये सबसे मुश्किल सवाल है, और इसका जवाब लिस्ट के अंदर नहीं, लिस्ट के बाहर सोचने से मिलता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या करना है। सवाल बदलना होगा। सवाल ये होना चाहिए कि आज का दिन खत्म होने पर मैं क्या एक नतीजा या बदलाव देखना चाहता हूँ। What outcome do I want to create by the end of today? काम से नतीजे पर जाना, एक्टिविटी से आउटकम पर। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर शायद ये बहुत बड़ा है। मतलब लिस्ट ऐसी नहीं होगी कि प्रेजेंटेशन बनाना है या क्लाइंट को कॉल करना है। नहीं, वो एक्टिविटीज है। आउटकम ऐसा दिखेगा, क्लाइंट को हमारे नए समाधान में पूरा आत्मविश्वास महसूस हो, या प्रोजेक्ट टीम को अगले 2 हफ्तों के लिए पूरी स्पष्टता मिले। ये नतीजे हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्लाइंट को आत्मविश्वास दिलाने के लिए सबसे जरूरी एक काम क्या है? शायद वो 3 घंटे लगाकर प्रेजेंटेशन के फॉन्ट बदलना नहीं है। शायद वो सिर्फ 15 मिनट की एक फोन कॉल है, जिसमें आप उनके सबसे बड़े डर को समझते हैं और उसका समाधान देते हैं। तो ये सोच हमें उन 20% कामों की तरफ धकेलती है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। पर इस सोच को अपनाना, खासकर हमारे माहौल में, बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ तो मना करना आता नहीं वाली बात गर्व से कही जाती है। हाँ, और ये सिर्फ ना कहने की बात नहीं है, ये हमारी पहचान से जुड़ा है। हेल्पफुल और अवेलेबल होना हमारे समाज में एक गुण माना जाता है। तो जब हम अपनी प्राथमिकता चुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम एक सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, जो स्वार्थी होने जैसा महसूस होता है। मतलब हमारी टू डू लिस्ट सिर्फ हमारे कामों का रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि उन सभी लोगों और उम्मीदों का बोझ बन जाती है जिन्हें हमने हाँ कहा है।
हम दूसरों की प्राथमिकताएं पूरी कर रहे होते हैं, अपनी नहीं। बिल्कुल। और इसलिए शायद सबसे बड़ा सच यही है कि जो काम सबसे ज़रूरी होता है वही अक्सर सबसे ज़्यादा टाला जाता है, क्योंकि जो काम हमारी ज़िंदगी या करियर को बदल सकता है वो सबसे ज़्यादा असहज भी महसूस होता है। उसमें सोचना पड़ता है, जोखिम होता है और वल्नरेबिलिटी होती है, मतलब खुद को असुरक्षित महसूस करने का खतरा। तो हम छोटे मोटे कामों को पूरा करने के सुरक्षित सुकून में छिप जाते हैं। हाँ, पर इस लगातार भाग दौड़ की, इस बिखरी हुई ऊर्जा की कोई छिपी हुई कीमत भी तो होगी, मतलब सिर्फ जरूरी काम टालने के अलावा। हाँ, एक बहुत बड़ी न्यूरोलॉजिकल कीमत है। जब हमारा ध्यान 20 कामों में बटा होता है तो किसी भी एक काम को हमारी पूरी क्षमता नहीं मिलती। लगातार एक काम से दूसरे काम पर जाने को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। हर बार जब आप एक ईमेल से प्रेजेंटेशन पर और फिर एक फ़ोन कॉल पर जाते हैं तो दिमाग को गियर बदलने पड़ते हैं, और ये मुफ्त में नहीं होता। पर आज के काम करने के तरीके में स्लैक, ईमेल, फोन, बिना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के काम करना मुमकिन भी है क्या? ये तो अब काम का हिस्सा बन गया है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। ये मुमकिन नहीं है कि इसे पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए, पर इसकी कीमत समझना ज़रूरी है। रिसर्च बताती है कि हर एक स्विच के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से नए काम पर फोकस नहीं कर पाता। उसका कुछ हिस्सा पिछले काम में ही अटका रहता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। टेंशन रेजिड्यू मतलब ध्यान के बचे हुए टुकड़े। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डालने पर कुछ बूंदें हमेशा पहले वाले में रह जाती हैं। क्या इसका असर इतना ज्यादा होता है? इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जुड़ता जाता है। वो बूंदें सिर्फ पानी नहीं है, वो हमारी दिमागी ऊर्जा का सबसे ज़रूरी हिस्सा हैं। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक हर स्विच के साथ हमारी सोचने की क्षमता कुछ समय के लिए 10-15% तक कम हो सकती है। दिन में 10-15 बार स्विच करने का मतलब है कि शाम तक हम अपनी दिमागी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा बस गियर बदलने में ही खर्च कर चुके हैं। तो दिन के अंत में जो थकावट महसूस होती है वो शायद काम की वजह से उतनी नहीं है जितनी लगातार अपना ध्यान इधर-उधर करने की वजह से है। हम थक जाते हैं पर किसी भी चीज में गहराई से नहीं उतर पाते। ये एकदम सही। और यहीं पर स्पष्ट प्राथमिकताएं एक फिल्टर की तरह काम करती हैं। जब आपको पता होता है कि आज का सबसे ज़रूरी नतीजा क्या है, तो वो आपको बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करने की इजाज़त देता है। ये एक नदी की तरह है। एक नदी जिसके किनारे स्पष्ट हों, वो तेज़ी से और ताकत से बहती है। बिना किनारों के वही पानी एक दलदल बन जाता है, फैला हुआ, धीमा और बिना किसी दिशा के। इस सब को समझना एक तरह से डराता भी है पर राहत भी देता है। शायद कमी मुझ में नहीं, मेरे सिस्टम में है। ये कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि एक सीखा हुआ व्यवहार है जिसे हम सबने अपनाया है। बिजी होने को प्रोडक्टिव होने का तमगा पहना दिया गया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये शर्म की बात नहीं है, ये बस एक फ्लॉड सिस्टम का नतीजा है जिसमें हम सब काम कर रहे हैं। हमें व्यस्त रहने के लिए इनाम मिलता है, प्रभावी होने के लिए नहीं। देर तक ऑफिस में रुकना आज भी समर्पण का प्रतीक माना जाता है, भले ही उन आखिरी के 2 घंटों में सिर्फ ईमेल ही चेक किए गए हों। तो अगर सिस्टम ही ऐसा है तो शुरुआत कहाँ से करें? ये एहसास ही अपने आप में भारी लग सकता है। शुरुआत सवाल बदलने से होती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मैं और ज्यादा कैसे कर सकता हूं, वो सवाल हमें और गहरे दलदल में ही ले जाएगा। असली सवाल शायद ये है कि आज मेरे पास जो सीमित समय और ऊर्जा है उसमें से कौन सा 1 या 2 काम उसे पाने का सबसे ज्यादा हकदार है। बिल्कुल, कौन सा काम मेरी सबसे अच्छी ऊर्जा और मेरे सबसे गहरे ध्यान का हकदार है? इसका जवाब शायद आपकी 20 कामों की लिस्ट में नहीं मिलेगा। इसका जवाब शांत बैठकर सोचने से मिलेगा। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं और स्क्रीन पर बस वो कर्सर टिमटिमा रहा है, ब्लिंक कर रहा है बस? हाँ, 3 घंटे हो गए हैं काम पर बैठे हुए और शायद 2 पैराग्राफ लिखे गए हैं, दिमाग एकदम खाली। और ऐसा नहीं है कि हुनर की कमी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऊर्जा की कमी है। वो एहसास जब एक छोटा सा साधारण सा ईमेल भेजना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि हम अक्सर इसका गलत जवाब ढूंढते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि ये समय की समस्या है, एग्जैक्टली। टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टेक्निक सीखते हैं, कैलेंडर को ऑर्गेनाइज करते हैं, पर असली प्रॉब्लम वो है ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्षमता की है। जब एनर्जी कम होती है ना, तो 20 मिनट का काम भी 1 घंटे का संघर्ष बन जाता है। काम वही रहता है, काम नहीं बदलता, उसे करने की हमारी काबिलियत बदल जाती है। Exactly. समस्या घड़ी में नहीं है, हमारी अपनी बैटरी में है। और ये बैटरी धीरे धीरे खत्म होती है, मतलब हमें पता भी नहीं। बार पढ़ रहे हैं हाँ, और समझ नहीं आ रहा कि लिखा क्या है, अरे, और तभी कोई सहकर्मी आकर एक छोटा सा सवाल पूछ ले, तो अंदर से चिढ़ मच जाती है हाँ, कि अब ये भी हैंडल करना पड़ेगा। ये थकान धीरे धीरे हमें कब्जे में ले लेती है। और इसके पीछे
गहरे जैविक कारण है। अच्छा, हमारा शरीर किसी फैक्ट्री की मशीन की तरह नहीं है जो लगातार एक ही स्पीड पर चले। सही है। हमारा शरीर एक लय में, एक रिदम में काम करता है। एक रिदम। हाँ, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। हमारी 24 घंटे की बॉडी क्लॉक ओके। ये बताती है कि ज्यादातर लोगों की दिमागी शक्ति सुबह के समय अपने पीक पर होती है और दोपहर के खाने के बाद घट जाती है। वो आफ्टरनून स्लंप। बिल्कुल, वो आलस नहीं है, वो हमारी बायोलॉजी है। ये तो ही 24 घंटे की साइकिल। लेकिन मैंने महसूस किया है कि ये उतार चढ़ाव तो दिन में कई बार होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1 घंटा बहुत फोकस रहता है, फिर अचानक दिमाग एकदम थक जाता है। हाँ, और उन्हें कहते हैं ऑल्ट्रेडियन रिदम। ये हमारे दिन की छोटी छोटी एनर्जी साइकिल्स हैं। कितनी देर की? करीब 90 से 120 मिनट के। कभी ध्यान दिया है कि 1 घंटे की मीटिंग के बाद कैसा लगता है? एकदम ड्रेन्ड। एक कप चाय चाहिए होती है। वो यही ऑल्ट्रेडियन रिदम है जो कह रहा है अब ब्रेक का समय है। और हम क्या करते हैं? हम उस सिग्नल को इग्नोर करके काम में लगे रहते हैं। इन जैविक लय के खिलाफ जाना ही हमारी ऊर्जा को चुपके से खत्म कर देता है। अच्छा, तो ये तो ही शारीरिक थकान। पर कभी कभी शरीर ठीक होता है, फिर भी दिमाग काम नहीं करता। मतलब दिमागी तौर पे बिल्कुल थक गए हैं। उसके लिए एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है डिसीजन फटीग। डिसीजन फटीग। हाँ, दिन भर में हम कितने छोटे बड़े फैसले लेते हैं। अनगिनत। नाश्ते में क्या खाना है से लेकर किस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देनी है, हर फैसला हमारी दिमागी बैटरी को थोड़ा थोड़ा खर्च करता है और दिन के अंत तक वो बैटरी लगभग खत्म हो जाती है। ये आलस नहीं है, ये डिसीजन फटीग है। कमाल है। इसका मतलब जब कोई शाम को कहता है कि मैं अब कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हूं, तो वो बहाना नहीं बना रहा होता। उनकी दिमागी ऊर्जा सचमुच खाली हो चुकी होती है। एग्जैक्टली। ये एक वास्तविक जैविक सीमा है। ठीक है, तो विज्ञान कहता है, हमारी बॉडी क्लॉक कहती है कि हमें आराम करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। फिर भी हम रुकते नहीं हैं। एक अंदरूनी आवाज है जो कहती है बस थोड़ा और पुश कर लेता हूं। या ये डर के अगर अभी ब्रेक लिया तो सब क्या सोचेंगे। हाँ, आराम करना एक जिम्मेदारी से समय चुराने जैसा लगता है। ये अपराध बोध, ये गिल्ट आता कहाँ से है? ये हमारी संस्कृति में बहुत गहराई तक समाया हुआ है। जैसे कॉर्पोरेट दुनिया को ही देख लीजिए। राइट। ये जो हसल कल्चर है, राइट। देर रात तक काम करना, वीकेंड पर भी ईमेल चेक करना, ये सब समर्पण का प्रतीक माना जाता है। एक तरह का बैज ऑफ ऑनर बन गया है। कोई कहता है मैंने कल रात 2 बजे तक काम किया, तो वो शिकायत नहीं, वो शेखी बघाड़ने जैसा लगता है। और भारत में तो ये भावना पारिवारिक कर्तव्य के साथ मिल जाती है। बिल्कुल। जब माँ बाप ने इतना किया तो मैं थोड़ा आराम कैसे कर सकता हूँ? आराम करना स्वार्थी होने जैसा लगता है। तो हम अपनी थकान को ही महत्वाकांक्षा का, एम्बिशन का नाम दे देते हैं। हाँ, आई एम जस्ट वेरी बिजी कहना ज्यादा आसान और सम्मानजनक लगता है। किससे? मुझे नहीं पता कि रुकना कैसे है। कहने से। बिल्कुल। तो धीरे धीरे थकावट हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है, जब तक कि एक दिन शरीर या दिमाग जवाब नहीं दे देता। यहीं पर एक बुनियादी सोच को बदलने की जरूरत है। समय बचाने से पहले ऊर्जा बचानी होगी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक खाली कैलेंडर का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, अगर आप उन घंटों का इस्तेमाल करने के लिए दिमागी रूप से पूरी तरह थक चुके हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि मैं कब फ्री हूँ। नहीं, असली सवाल है मैं अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर कब होता हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी फोन को 5% बैटरी पर चलाना। कोई भी फोन से ये उम्मीद नहीं करेगा कि वो 5% बैटरी पर वैसे ही काम करे जैसे 100% पर करता है। लेकिन हम हर रोज खुद से यही उम्मीद करते हैं। या उस बाल्टी की तरह जिसमें छेद हो, थके होने पर ज्यादा घंटे काम में झोंकना, मतलब उस बाल्टी में और पानी डालना। आप मेहनत तो कर रहे हैं पर पानी बहता जा रहा है। समस्या पानी की मात्रा की नहीं है, बाल्टी के रिसाव की है। पहले उस रिसाव को, अपनी ऊर्जा के नुकसान को रोकना होगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में जहाँ डेडलाइन बॉस तय करता है, मीटिंग का समय कैलेंडर तय करता है, वहाँ ये कितना प्रैक्टिकल है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। तो फिर जवाब है एक ज्यादा स्मार्ट अप्रोच, एनर्जी बजटिंग। एनर्जी बजटिंग ये एक नया तरीका है सोचने का। जैसे हम पैसे का बजट बनाते हैं, वैसे ही अपनी दिमागी ऊर्जा का। जब ये एहसास होता है तब काम करने का पूरा तरीका बदल जाता है। कैसे? तब आप काम को घंटों से नहीं, अपनी ऊर्जा के स्तर से मिलाते हैं। पहला कदम है जागरूकता। बस ये नोटिस करें कि दिन के किस समय आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और कब सबसे कम। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए ये सुबह के कुछ घंटे होते हैं, आपका प्राइम टाइम। उन घंटों को सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी कामों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। वो काम जिन्हें हम टालते रहते हैं। हाँ, जिनमें दिमागी मेहनत लगती है, जैसे कोई जटिल समस्या सुलझाना या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना। और जो कम ऊर्जा वाले समय हैं, जैसे लंच के बाद का वक्त,
उन्हें उन कामों के लिए इस्तेमाल करें जिनमें ज्यादा दिमागी मशक्कत न लगे। जैसे रूटीन वाले काम, ईमेल का जवाब देना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना। हल्की फुल्की प्लानिंग करना। ऐसा करके आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी कीमती दिमागी ऊर्जा को बचा रहे हैं। तब आराम करना आलस नहीं, बल्कि एक की सोच है, जो जानता है कि कब गति बढ़ानी है और कब ऊर्जा बचानी है। ताकि रेस पूरी की जा सके। तो मानसिकता मैंने 12 घंटे काम किया से बदलकर ये हो जाती है कि मैंने अपने सबसे जरूरी काम के लिए अपने सबसे अच्छे घंटे बचाएं। बिल्कुल, और इसका असर सिर्फ काम पर नहीं पड़ता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, जब ऊर्जा होती है तो वही मुश्किल काम एक दिलचस्प चुनौती लगता है, बोझ नहीं। सही है। लेकिन जब ऊर्जा नहीं होती तो क्या होता है? हम अपने प्रियजनों पर चिल्लाते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। एक थका हुआ दिमाग सहानुभूति नहीं रख सकता। ये 100% सच है। दिन भर की थकान के बाद घर आकर किसी की बात सुनने का भी मन नहीं करता। तो अपनी ऊर्जा बचाने का मतलब असल में अपने काम को ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को भी बचाना है। ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। प्रोडक्टिविटी सिर्फ स्प्रेडशीट और डेडलाइन के बारे में नहीं है। ऊर्जा वो धागा है जो हमारे काम, हमारे स्वास्थ्य और हमारे रिश्तों को एक साथ बुनता है। ये सोचने वाली बात है ना? घंटों की गिनती करना कितना आसान है। आज 8 घंटे काम किया, कल 10। पर अपनी ऊर्जा को महसूस करना, उसे समझना, उसका सम्मान करना, वो एक बिल्कुल अलग ही हुनर है। वो दिखाई नहीं देता और महसूस सब कुछ उसी से होता है। तो अगली बार जब खुद को स्क्रीन को घूरते हुए पाएं, ध्यान लगाने के लिए जबरदस्ती करते हुए, तो बस एक सवाल पूछें, क्या ये समय की समस्या है या ऊर्जा की? क्योंकि जब आप इस अंतर को समझ जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। शायद सच यही है कि जब ऊर्जा खत्म होती है तब समय भी बोझ बन जाता है। रविवार की शाम है, आने वाले हफ्ते का कैलेंडर सामने है और एक अजीब सी बेचैनी होती है। देखता हूं तो सोमवार को वो मीटिंग है जिसमें जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर जाना पड़ेगा। हाँ, मंगलवार को एक दोस्त की मदद करनी है जिसके लिए मना नहीं कर पाया। बुधवार को एक फैमिली इवेंट जो टल नहीं सकता। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कैलेंडर के पन्ने दूसरों की लिखावट से भरे हुए हैं और कई कोने में बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है, मेरा काम। और ये जो एहसास है ना, ये सिर्फ थकावट का नहीं है या खराब टाइम मैनेजमेंट का भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक तरह से ये पहचान का संकट है। पहचान का? हाँ, हर हाँ जो हम दूसरों को कहते हैं वो अनजाने में खुद के किसी जरूरी काम को कही गई एक ना होती है। अच्छा। और धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी ना है, ये छोटे छोटे समझौते हमारी अपनी पहचान को ही धुंधला करने लगते हैं। ये तो एक अदृश्य सौदा हो गया जो हम अपनी ही जिंदगी से कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। हाँ। हम हाँ कहते ही क्यों हैं? खासकर तब जब अंदर से एक आवाज साफ साफ कह रही होती है कि मना कर देना चाहिए। सही बात है। वो एक अंदरूनी कश्मकश होती है ना? हाँ। वो आवाज जो कहती है अगर मना कर दिया तो क्या सोचेंगे, या फिर क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का अपराध बोध है, एक गिल्ट। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये कोई तार्किक फैसला नहीं होता। मतलब ये एक दिमाग की एक भावनात्मक बचाव की रणनीति है, एन इमोशनल सर्वाइवल स्ट्रेटजी। अच्छा। हाँ, और न्यूरोसाइंस हमें इस बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बताता है। जब हमें सामाजिक अस्वीकृति यानी सोशल रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है तो हमारे दिमाग के ठीक उन्हीं हिस्सों में दर्द की तरंगे उठती हैं जहां शारीरिक चोट लगने पर उठती हैं। एक मिनट, आप ये कह रही हैं कि मेरे दिमाग के लिए किसी को कॉफी के लिए मना करना हाँ, उतना ही दर्दनाक हो सकता है जितना पैर में मोच आना? बिल्कुल। सुनने में ये अविश्वसनीय लगता है, पर ये सच है। ये तो कमाल की बात है। ये सिर्फ एक दिलचस्प तथ्य नहीं है, ये समझाता है कि ना कहना तार्किक रूप से आसान होते हुए भी भावनात्मक रूप से इतना मुश्किल क्यों है। कैसे? सोचिए, हमारा दिमाग एक पुराने कंप्यूटर की तरह है जिस पर नया सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है। वो जो समूह से बाहर निकाले जाने का डर वाला प्रोग्राम है ना, वो लाखों साल पुराना है। जब समूह से बाहर होने का मतलब मौत था। एग्जैक्टली। आज हमें जंगल में जिंदा रहने की जरूरत नहीं, लेकिन वो पुराना प्रोग्राम अब भी बैकग्राउंड में चलता रहता है और हर ना पर खतरे का अलार्म बजा देता है। तो मेरा दिमाग इसे एक असली खतरे की तरह देख रहा है। हाँ, ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये हमारे दिमाग की वायरिंग है। और शायद इसी वायरिंग की वजह से हमारी पहचान इस बात पर निर्भर होने लगती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जब कोई तारीफ करता है तो एक वैलिडेशन मिलता, अच्छा लगता है।
और उस अच्छे एहसास को बार बार महसूस करने के लिए हम और जिम्मेदारियां लेते चले जाते हैं। ये एक न खत्म होने वाला चक्र बन जाता है। मनोवैज्ञानिक इसे एक बहुत दिलचस्प नाम देते हैं, अप्रूवल एडिक्शन लूप। तारीफ पाने की लत का चक्र। हाँ, पैटर्न बड़ा सीधा है। आप किसी की मदद करते हैं, बदले में तारीफ मिलती है, जिससे आपको अस्थायी तौर पर अच्छा महसूस होता है। एक डोपामीन रश मिलता है। बिल्कुल। और फिर उसी एहसास की चाहत में आप और ज्यादा जिम्मेदारियां लेने लगते हैं, ये सोचे बिना कि उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। और यही चक्र धीरे धीरे हमारी असल प्राथमिकताओं को हमारी नजर से ओझल कर देता है। इससे मुझे एक और कॉन्सेप्ट याद आता है, जिसे कमिटमेंट क्रीप कहते हैं। कमिटमेंट क्रीप। हाँ, इसका मतलब शायद उन छोटी छोटी हाँ से है जो बाद में मिलकर एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कमिटमेंट क्रीप का मतलब ही यही है, धीरे धीरे रेंग कर बढ़ती जिम्मेदारियां। हर एक निवेदन अपने आप में छोटा लगता है। हाँ, क्या तुम इस रिपोर्ट पर एक नजर डाल सकते हो? क्या तुम मेरे लिए बस ये एक कॉल कर सकते हो? मीटिंग के लिए 5 मिनट पहले आ सकते हो? हर एक हाँ आसान लगती है। पर जब ये सब इकट्ठा होते हैं तो हफ्ते के अंत में पता चलता है कि आपका अपना काम तो वहीं का वहीं पड़ा है। और ये हमारे भारतीय संदर्भ में तो मुझे लगता है और भी ज्यादा सच है। बिल्कुल। यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लो, या अरे हम फैमिली हैं, फॉर्मेलिटी क्यों करनी। ये वाक्य हमारी सीमाओं को, हमारी बाउंड्रीज को लगातार कमजोर करते हैं। ये एडजस्ट कर लो वाली मानसिकता कितनी गहरी है हमारे वर्क कल्चर और रिश्तों में। बहुत गहरी। और ये 2 अलग अलग स्तरों पर काम करती है। जैसे दफ्तर में अगर आपका सीनियर कोई ऐसा काम देता है जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं है, तो मना करना अनादर माना जा सकता है। हाँ, वहां ना कहना आपके करियर के लिए खतरनाक हो सकता है। तो आप चुपचाप वो काम कर लेते हैं। घर में ये और भी जटिल है। बड़ों बुजुर्गों की बात को टालना असभ्यता है। परिवार में हिसाब किताब नहीं होता। बिल्कुल। ये कहकर अक्सर भावनात्मक सीमाएं लांघी जाती हैं, और नतीजा ये होता है कि हम अपनी ऊर्जा और समय ऐसी चीजों में लगा रहे होते हैं जो हमारी प्राथमिकता कभी थी ही नहीं। तो वो जो कैलेंडर पर मंगलवार की एक मदद लिखी थी, वो असल में एक कमिटमेंट क्रीप की शुरुआत थी। और फिर बुधवार का फैमिली इवेंट भी जुड़ गया, और देखते ही देखते पूरा हफ्ता दूसरों की जरूरतों से भर गया। बिल्कुल। और ये एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म देता है जिसे मनोवैज्ञानिक प्रायोरिटी इन्वर्जन कहते हैं। मतलब प्राथमिकताओं का उलट जाना। पूरी तरह से उलट जाना। सोचिए, आपका अपना एक जरूरी प्रोजेक्ट डेडलाइन पर है, लेकिन तभी एक सहकर्मी आकर एक छोटे से काम में मदद मांगता है, और आप माना नहीं कर पाते। हाँ, और वो छोटा काम 2 घंटे ले लेता है। ये प्रायोरिटी इन्वर्जन का एक सटीक उदाहरण है। उस सहकर्मी की तात्कालिक जरूरत मेरे लंबे समय के लक्ष्य पर भारी पड़ गई। अब सोचिए, ऐसा हफ्ते में 4 बार हो तो महीने के अंत में आपका अपना प्रोजेक्ट पटरी से उतर चुका होता है। और इसी वजह से कैलेंडर में दूसरों के काम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हैं, और मेरा काम कोने में सिकुड़ गया है। लेकिन सबसे दुखद बात शायद ये है कि लगातार हाँ कहने से अंदर ही अंदर एक नाराजगी पनपने लगती है। बिल्कुल। ये नाराजगी दूसरों से भी होती है कि ये हमेशा मुझसे ही क्यों पूछते हैं, और उससे कहीं ज्यादा खुद से होती है। हाँ, खुद से, कि मैं आखिर मना क्यों नहीं कर पाता। ये एक अजीब विरोधाभास है ना? हम रिश्ते बनाए रखने के लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा सब कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अंत में उसी कुर्बानी से पैदा हुई दबी हुई नाराजगी से उन रिश्तों को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। हम किसी के साथ होते हुए भी पूरी तरह वहां मौजूद नहीं होते, मन कहीं और होता है। आपने बहुत सही नस पकड़ी है। जो मदद मजबूरी या नाराजगी से की जाए, उसमें वो बात कभी नहीं हो सकती जो खुशी से की गई मदद में होती है। हम सोचते हैं कि हाँ कहकर हम रिश्ते बचा रहे हैं, पर असल में हम एक ऐसा मुखौटा पहन लेते हैं जो धीरे धीरे हमारे असली चेहरे को ही भुला देता है। और जब मुखौटा बहुत भारी हो जाता है तो रिश्ते भी बोझ लगने लगते हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने अपने दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए हाँ कह दिया, और उस चक्कर में अपनी एक जरूरी फ्लाइट की ऑनलाइन बुकिंग करना ही भूल गई। ओहो। उस दिन मुझे समझ आया कि दूसरों की मदद करने की कीमत कभी-कभी बहुत ज्यादा हो सकती है। ये सब सुनकर तो काफी निराशा होती है। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिससे निकलना शायद नामुमकिन है। तो क्या इसका कोई रास्ता है? क्या हम इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल, और इसका रास्ता है सीमाओं को, यानी बाउंड्रीज को एक नए नजरिए से देखने में। को दीवार समझते हैं जो लोगों को दूर करती हैं। सही बात है, पर असल में सीमाएं दीवारें नहीं है। तो क्या है? वो एक मजबूत ढांचा है जिस पर एक स्वस्थ और संतुलित जिंदगी खड़ी होती है। तो सीमाएं तय करना कोई स्वार्थ नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये आत्मसम्मान का एक बहुत जरूरी और सूक्ष्म कार्य है।
ये खुद को ये बताने का तरीका है कि मेरा समय और मेरी ऊर्जा भी कीमती है। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। क्या? कभी-कभी हाँ कहने से ही नए अवसर मिलते हैं, नए रिश्ते बनते हैं। क्या हर बार ना कहना हमें अलग-थलग नहीं कर देगा? क्या ये प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। मान लीजिए बॉस कोई काम दे, तो मना करना करियर के लिए खतरनाक नहीं हो सकता? देखिए, सीमाएं तय करने का मतलब हर बात पर पत्थर की लकीर की तरह ना कहना नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है सोच समझकर हाँ कहना। ये अपने आप से ये पूछने के बारे में है, क्या ये काम मेरी प्राथमिकताओं से मेल खाता है? क्या मेरे पास इसे करने के लिए सच में समय और ऊर्जा है? और अगर मैं इसे करता हूं तो किस दूसरी जरूरी चीज को ना कहना पड़ेगा? एग्जैक्टली। और रही बात बॉस की, तो वहां ना कहने के तरीके होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, मैं ये काम जरूर करना चाहूंगा, पर अभी मैं X और Y प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। क्या आप मुझे ये समझने में मदद कर सकते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे देनी है? तो ये ना नहीं है, ये एक बातचीत की शुरुआत है। बिल्कुल। तो ये धारणा के ना कहना असभ्य है या किसी का दिल दुखाना है, इसे चुनौती देने की जरूरत है। हाँ, असल में स्पष्ट सीमाएं ज्यादा सम्मानजनक होती हैं, कैसे? क्योंकि वे रिश्ते में एक स्पष्टता और ईमानदारी लाती हैं। जब लोगों को पता होता है कि वे आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या नहीं, तो रिश्ते ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनते हैं। अस्पष्टता ही ज्यादातर गलतफहमियों को जन्म देती है। बिल्कुल। जब आपकी हाँ सच में हाँ होती है और आपकी ना सच में ना, तो लोग आपकी बात का ज्यादा सम्मान करते हैं। ये समझना कि सीमाएं सिर्फ समय नहीं बचाती, बल्कि हमारी पहचान को भी आकार देती हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। यही सबसे गहरी बात है। जब बाहरी दबाव और हमारी आंतरिक पसंद के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है, तभी हमारा असली स्व, हमारी असल पहचान उभर कर सामने आती है। बिना सीमाओं के हमारी पहचान बस दूसरों की जरूरतों और उम्मीदों का एक मिश्रण बनकर रह जाती है। हम वो बन जाते हैं जो दूसरे हमें बनाना चाहते हैं, न कि वो जो हम असल में हैं। तो अंतिम सच यही है कि जो अपना समय सबको देता है, वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। हाँ, सम्मान आपकी हर समय की उपलब्धता से नहीं बढ़ता, बल्कि आपकी निरंतरता और आपके काम की गुणवत्ता से बढ़ता है। मतलब देते हैं, तभी दूसरों भी उसे मूल्य देते हैं। चलिए बातचीत को वापस उसी शुरुआती तस्वीर पर ले चलते हैं। वो कैलेंडर जो दूसरों की लिखावट से भरा हुआ है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये है, क्या ये कैलेंडर सच में हमारी जिंदगी की कहानी बता रहा है, या ये सिर्फ उन जिम्मेदारियों की लिस्ट है जो हमने दूसरों के लिए उठाई हैं? क्या इसमें कहीं हमारी अपनी कहानी भी है, या हम सिर्फ दूसरों की कहानियों में एक छोटा सा किरदार बनकर रह गए हैं? इसका कोई आसान समाधान या 5 कदमों वाली सलाह नहीं है। तो पहला कदम क्या हो? शायद सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम इस पैटर्न को सिर्फ नोटिस करना है। बस देखना है। हाँ, बिना किसी जजमेंट के, बिना खुद को कोसे, बस ये देखना कि हमारा समय और हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है। और जब एक बार ये पैटर्न साफ दिखने लगता है, तब सवाल ये नहीं होता कि हर बार ना कहने की हिम्मत कैसे जुटाई जाए, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि एक ऐसा ढांचा कैसे बनाया जाए जो हमारे लिए काम करे, न कि हमारे खिलाफ। और सोच में एक छोटा सा पर बहुत शक्तिशाली बदलाव लाना होता है। वो बदलाव है, मेरे पास समय नहीं है कि लाचारी भरी सोच से हटकर मैं अपना समय इस तरह खर्च करना नहीं चुन रहा, कि जिम्मेदारी वाली सोच तक पहुंचना। बिल्कुल। पहली भाषा मजबूरी की है, दूसरी अपने जीवन के चुनाव की। एक बहुत जानी पहचानी सी कहानी है। सोमवार की सुबह, वो ताज़ी कॉफी की महक, एक नई डायरी का पहला पन्ना और वो एक जबरदस्त इरादा। इस हफ्ते से हम सोचते हैं सब बदलेगा। रोज सुबह 6 बजे उठकर जिम जाऊंगी, नो एक्सक्यूजेस। वो एक बेहतर डिसिप्लिन वाली जिंदगी की तस्वीर आंखों के सामने बिल्कुल साफ होती है। और उस पल में, उस जोश में हमें 100% यकीन होता है कि हम ये कर लेंगे। हाँ, लगता है इस बार, बस इस बार सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन फिर बुधवार की सुबह आती है, अलार्म बजता है, वही 6 बजे, पर अब वो जोश थोड़ा ठंडा पड़ चुका है। शरीर में हल्की सी थकावट है और दिमाग 1 सेकंड में 10 बहाने बना लेता है। नींद पूरी नहीं हुई, आज रिकवरी डे रख लेते हैं। हाँ, कल डबल कर लूंगी, और वो स्नूज बटन दब जाता है। दरवाजे के पास रखा जिम बैग बस देखता रह जाता है। सवाल ये है कि सिर्फ 48 आवर्स में वो आग, वो एनर्जी, वो मोटिवेशन कहाँ चला जाता है? क्या हम इतने कमजोर हैं? या शायद
शायद हम गलत चीज पर भरोसा कर रहे हैं। मतलब हम अपनी पूरी उम्मीद, अपना पूरा जोर मोटिवेशन पर लगा देते हैं। लेकिन मोटिवेशन असल में है क्या? एक फीलिंग। हाँ, बस एक एहसास है, एक इमोशन। और एहसास तो आप जानते हैं मौसम की तरह होते हैं, आते हैं हैं और चले जाते हैं। सही बात है। आप अपनी पूरी जिंदगी मौसम के भरोसे तो नहीं चला सकते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम अपनी सबसे जरूरी चीजें एक ऐसे एहसास के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं जो इतना अनरिलायबल है? असल में यहाँ एक ज्यादा गहरी चीज काम कर रही है। मनोवैज्ञानिक इसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। ईगो डिप्लीशन, ये थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। सोचिए कि आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर एक फोन की बैटरी की तरह है। ओके। सुबह आप 100% चार्ज के साथ उठते हैं। अब दिन भर के छोटे छोटे फैसले उस बैटरी को खर्च करते हैं। सुबह क्या कपड़े पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, किस ईमेल का जवाब पहले दूं, ट्रैफिक में किसी पर गुस्सा ना करना, ये सब उस बैटरी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खा जाते हैं। अच्छा। बॉस के साथ एक मुश्किल मीटिंग हुई, 10% और गया। बच्चों के साथ होमवर्क करवाया, 15% और गया। शाम होते होते वो बैटरी 20% पर आ जाती है। अब उस 20% बची हुई बैटरी के साथ दिमाग जिम जाने जैसा मुश्किल फैसला लेना चाहेगा या फिर सोफे पर बैठकर कुछ आसान सा देखना? जाहिर है सोफा ही जीतेगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो मतलब जब हम सोचते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा, वो असल में हमारा दिमाग कह रहा है कि भाई बैटरी लो है और मुश्किल काम मत कराओ। प्रिसाइसली। इट्स नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ, इट्स अ रिसोर्स प्रॉब्लम। बिल्कुल, ये कोई नैतिक हार नहीं है, ये बस ऊर्जा का खत्म हो जाना है। हम दिन भर में सैकड़ों फैसले लेते हैं और हर फैसला एक कीमत वसूलता है। इसीलिए तो ज्यादातर डाइटिंग शाम को टूटती है, ज्यादातर झगड़े देर रात होते हैं, और ज्यादातर अच्छे इरादे अगले दिन की सुबह के लिए टाल दिए जाते हैं। एग्जैक्टली। हम प्रेरणा के आने का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, वो इंतजार, आज मूड नहीं है यार, ये शायद सबसे आम बहाना है जो हम खुद को देते हैं। हम एक तरह की जादुई प्रेरणा की तलाश में रहते हैं। जैसे कोई YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और एकदम से जोश आ गया। That's it, कल से सुबह 5 बजे उठूंगा। हाँ, लेकिन वो जोश उधार की एनर्जी जैसा है जो 2-3 दिन नहीं, शायद 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकता, फिर वापस वहीं के वहीं। क्योंकि ये कभी मूड के बारे में था ही नहीं। तो फिर ये उस काम से जुड़ी हुई नेगेटिव फीलिंग से बचने की एक कोशिश है। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हम काम को नहीं टालते। अच्छा। हम उस काम को शुरू करने से पहले जो बेचैनी होती है ना, उस डिस्कम्फर्ट को टालते हैं। ये थोड़ा गहरा है, मतलब प्रॉब्लम काम में नहीं, काम के बारे में सोचने में है। बिल्कुल। दिमाग के fMRI स्कैन्स ये दिखाते हैं कि जब हम किसी मुश्किल या उबाऊ काम के बारे में सिर्फ सोचते हैं तो हमारे दिमाग के वो हिस्से एक्टिव हो जाते हैं जो दर्द महसूस करते हैं, जैसे एंटीरियर इंसुला। सच में दर्द? ये सचमुच की तकलीफ जैसा महसूस होता है और हमारा दिमाग उस तकलीफ से बचने के लिए तुरंत हमें कोई आसान और मजेदार काम करने का सिग्नल देता है। चलो फोन दिख लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। हाँ, वाओ, तो प्रोक्रास्टिनेशन एक तरह का पेन मैनेजमेंट सिस्टम है। एक बहुत ही शॉर्ट टर्म और कह सकते हैं खराब पेन मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि यहाँ सबसे कमाल की बात यह है, रिसर्च ये भी दिखाती है कि जैसे ही आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं, बस शुरू, दिमाग के वो दर्द वाले हिस्से शांत हो जाते हैं, वो बेचैनी गायब हो जाती है। कमाल है। यानी असली तकलीफ काम करने में नहीं है, काम शुरू करने की सोच में है। और जब हमारे पास कोई तरीका, कोई मेथड नहीं होता, तो हर बार, हर सिंगल टाइम काम शुरू करने से पहले हमें इस इमोशनल पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। हर बार उस शुरुआती दर्द को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मोटिवेशन एक धोखा है और विल पावर एक बैटरी है जो खत्म हो जाती है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम बस अपनी किस्मत के भरोसे रहें कि आज मूड अच्छा होगा तो काम हो जाएगा? नहीं, रास्ता है, और वो रास्ता मोटिवेशन के ठीक उल्टा है। वो है सिस्टम। सिस्टम, ये शब्द सुनते ही थोड़ा बोरिंग सा लगता है, जैसे कोई फैक्ट्री की असेंबली लाइन। हाँ, ये सुनने में उतना ग्लैमरस नहीं है जितना मोटिवेशन या पैशन है, पर यह काम करता है। आपकी बात सुनकर मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है। बताइए। मोटिवेशन के भरोसे रहना ऐसा है जैसे किसी बड़ी नदी को हर रोज छलांग लगाकर पार करने की कोशिश करना। जिस दिन आप में बहुत ऊर्जा होगी, आप शायद पार कर भी जाएं, लेकिन ज्यादातर दिन या तो थक कर रुक जाएंगे या पानी में ही गिरेंगे। बिल्कुल। जबकि सिस्टम बनाना उस नदी पर धीरे धीरे एक एक तख्ता जोड़कर पुल बनाने जैसा है। शुरू में ये बहुत धीमा और उबाऊ काम लग सकता है, आपको कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन 6 महीने बाद आपके पास एक मजबूत पुल होता है।
और फिर अब चाहे आप थके हों, बीमार हों या आपका मूड खराब हो, आप बस उस पुल पर चलकर नदी पार कर लेते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई रोज की जंग नहीं। जबकि छलांग लगाने वाले लोग अभी भी किनारे पर खड़े होकर सही मूड का इंतजार कर रहे होते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ा फर्क है। और इसलिए प्रोडक्टिविटी की दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है, क्या? डिजाइन बीट्स डिसिप्लिन। डिजाइन बीट्स डिसिप्लिन, इसका मतलब समझाएंगे? इसका मतलब है सही बनावट सिर्फ अनुशासन से हमेशा जीतती है। अगर आपने अपना माहौल, अपनी आदतें ही इस तरह से डिजाइन कर ली हैं कि सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल, तो आपको रोज रोज अपनी विल पावर से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। अनुशासन की जरूरत तब पड़ती है जब आपका डिजाइन खराब हो। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप रात को स्नैक्स खाना कम करना चाहते हैं। एक तरीका है डिसिप्लिन का, आप हर रात खुद से लड़ें, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें कि नहीं, मुझे नहीं खाना है। इसमें आपकी विल पावर की बैटरी खर्च होगी। दूसरा तरीका है डिजाइन का, आप घर में चिप्स और बिस्कुट लाना ही बंद कर दें। अच्छा। अब जब वो चीज घर में है ही नहीं, तो उसे खाने के लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं है। आपने टेम्पटेशन को ही डिजाइन करके हटा दिया। हाँ, ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि कामयाब लोग शायद ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होते, उन्होंने बस बेहतर सिस्टम बनाए होते हैं। प्रिसाइजली। सिस्टम आपके लिए फैसले लेता है। वो क्या मुझे ये करना चाहिए वाले सवाल को इसे अब इस तरह से करना है से बदल देता है। वो आपकी लिमिटेड विल पावर को बचाता है। प्राचीन सभ्यताओं में ये बात समझी गई थी। रोमन सेना की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं थी कि उनका हर सैनिक रोज सुबह लड़ाई के लिए मोटिवेटेड महसूस करे। उनकी सफलता का राज था उनका कठोर सिस्टम। हाँ, उनकी ट्रेनिंग, उनका तय रूटीन, उनके ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस। जब हमला होता था तो वो सोचते नहीं थे, वो बस अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते थे। एक अच्छा सिस्टम आपकी सबसे खराब दिनचर्या में भी काम करता है। और अगर किसी सिस्टम को चलने के लिए आपके अच्छे मूड की जरूरत है, तो वो सिस्टम नहीं, बस एक ख्वाहिश है। मैं अपनी एक लेखक दोस्त के बारे में सोच रही हूँ। मैं उससे हमेशा पूछती थी कि तुम रोज कैसे लिख लेती हो, मुझे तो इंस्पिरेशन का इंतजार करना पड़ता है। उसने एक दिन अपना फोन दिखाया। उसके फोन पर रोज सुबह 9:15 बजे एक रिमाइंडर आता है। उसमें कोई मोटिवेशनल कोट नहीं होता, बस 2 शब्द लिखे होते हैं, राइटिंग टाइम। और वो क्या करता है? वो कहती है कि वो अपना मूड चेक नहीं करती, ये नहीं सोचती कि आज लिखने का मन है या नहीं, प्रेरणा का इंतजार बिल्कुल नहीं। वो बस लैपटॉप खोलती है, एक खाली पेज खोलती है और अगले 45 मिनट तक लिखती है। चाहे कुछ भी लिखा जाए। हाँ, चाहे 50 शब्द लिखे या 500, फर्क नहीं पड़ता। दिन अच्छा हो या बुरा, वो बस बैठ जाती है। सिस्टम को उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, वो बस चलता है। ये सिस्टम का सबसे सुंदर पहलू है। वो भावनाओं को, इमोशंस को समीकरण से हटा देता है और धीरे धीरे ये सिर्फ एक आदत नहीं रहती, ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। हाँ, पहचान का हिस्सा मतलब आपका नजरिया मैं वो इंसान हूं जो कंसिस्टेंसी से जूझता है से बदलकर मैं वो इंसान हूं जो सिस्टम बनाता है और उसे फॉलो करता है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना बंद कर देते हैं जिसमें कोई कमी है, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जिसके पास एक स्किल है, एक तरीका है। ये तो गिल्ट से आजादी जैसा है। वो जो हर रात सोने से पहले एक अपराध बोध होता है ना कि आज भी ये काम नहीं कर पाई, उससे छुटकारा। बिल्कुल, ये एक गहरी आजादी है। पहली है मानसिक आजादी, क्योंकि आपको अब खुद से रोज सुबह बहस नहीं करनी पड़ती। वो करूं या ना करूं वाली लड़ाई खत्म हो जाती है, फैसला पहले ही हो चुका है। हाँ। और दूसरी है भावनात्मक आजादी, क्योंकि हर छूटे हुए काम का जो गिल्ट जमा होता लाता है वो अब नहीं होता। जब जरूरी काम अपने आप होने लगते हैं तो आपके दिमाग में बाकी चीजों के लिए जगह बनती है, स्पॉन्टेनिटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। ये तो एक पैराडॉक्स जैसा है। हम सोचते हैं कि रूटीन और सिस्टम हमें बांधते हैं, पर असल में वो हमें आजाद कर रहे हैं। सही कहा। जब आपके जीवन के जरूरी पिलर्स सेहत, काम, पैसा सिस्टम पर चल रहे होते हैं तो आप बाकी मामलों में ज्यादा फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव हो सकते हैं। बिल्कुल, एक जहाज जिसे ये पता ही नहीं कि उसे किस बंदरगाह पर जाना है, उसके लिए कोई भी हवा सही नहीं होती। लेकिन अगर मंजिल तय है और रास्ता बना हुआ है तो आप हवा का मजा ले सकते हैं। सिस्टम आपको वो ढांचा देता है जिसके अंदर आजादी फल फूल सकती है। तो शायद हम सब जो सवाल इतने सालों से पूछते आ रहे हैं वो सवाल ही गलत था। कौन सा सवाल? मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं? ये शायद पूछना ही नहीं चाहिए। तो सही सवाल क्या है? सही सवाल ये हो सकता है कि मैं एक ऐसा सिस्टम कैसे डिजाइन करूं जिसे चलने के लिए मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। वो पुल अब बन चुका है, अब छलांग लगाने की थकान नहीं है, रोज रोज हिम्मत जुटाने की जरूरत नहीं है, बस आप चलते जाते हैं। और इसमें एक गहरी सच्चाई छुपी है।
मोटिवेशन आती जाती रहती है, सिस्टम साथ रहता है। जब बाहर की दुनिया में सब कुछ अनिश्चित हो, अर्थव्यवस्था, रिश्ते, हालात, तो हमारे अंदरूनी सिस्टम हमारी पनाहगाह बन जाते हैं। ये वो एक चीज है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। वो एक लंगर की तरह काम करते हैं जो हमें तूफान में भी स्थिर रखते हैं। तो ये सिर्फ काम पूरा करने के बारे में नहीं है, ये एक तरह की मानसिक शांति पाने का जरिया भी है। हाँ, ये कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, और शायद ये आगे की बातचीत का विषय हो सकता है, क्या? कि जब ये छोटे छोटे सिस्टम एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं तो क्या होता है। जब सुबह जल्दी उठने का सिस्टम रोज कुछ पढ़ने के सिस्टम को सहारा देता है, और पढ़ने का सिस्टम बेहतर काम करने के सिस्टम को, और वो बेहतर काम आपकी आर्थिक सेहत के सिस्टम को, तो वक्त के साथ ये छोटी छोटी खामोश आदतें मिलकर किस तरह की जिंदगी की तामीर करती हैं। दिन खत्म होता है, लैपटॉप बंद, फोन साइलेंट पर, और एक अजीब सी शांति होती है। दिन भर की भागदौड़, कीबोर्ड की आवाजें, सब कुछ शांत हो जाता है। और उस शांति में एक सवाल उठता है, काम तो हुआ, बहुत हुआ, पर क्या कुछ सीखा, क्या कुछ बदला? आज हम इसी एहसास पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं, ये समझने के लिए कि रोज की इस भागदौड़ में हम असल में बेहतर हो भी रहे हैं या सिर्फ एक ही पहिए पर घूमते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस तो जमा हो रहा है, पर विजडम, मतलब जो असली समझ है, वो नहीं बढ़ रही। हाँ, और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक असलियत है। इसे कुछ लोग रिफ्लेक्शन डेफिसिट भी कहते हैं। हमारी आज की दुनिया हमेशा नेक्स्ट के मोड में जीती है। एक मीटिंग खत्म हुई तो दूसरी शुरू, एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा। रुक कर सोचने का, समीक्षा करने का वो समय ही नहीं मिलता। एक हार्वर्ड की स्टडी है, वो साफ दिखाती है कि ज्यादातर प्रोफेशनल्स अपने काम का 3% से भी कम समय सोचने में लगाते हैं। ये एक तरह का एक्शन बायस है, कुछ करने का झुकाव। हम सोचने के बजाय कुछ करते रहना चाहते हैं, भले ही थोड़ा सोचने से कहीं बेहतर नतीजे मिल सकते थे। मैं खुद भी इसका शिकार हुई हूँ। एक बार बिना सोचे समझे एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि टीम को बिजी दिखाना था। बाद में समझ आया कि 2 दिन की प्लानिंग से 1 महीने की बर्बादी बच सकती थी। और एक अंदर की आवाज भी तो होती है जो हमें रुकती है ना? कल का काम दोबारा सोचने का वक्त कहाँ है, या जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। और ये डर भी कि अगर बॉस ने खाली बैठे देख लिया तो सोचेगा काम नहीं कर रहे हैं। भारत में तो ये और भी गहरा है। यहाँ सोचने को अक्सर टालम टोल या ओवर थिंकिंग मान लिया जाता है। कहावतें भी हैं, सोचने से क्या होगा, करना पड़ेगा। ये मानसिकता हमें रुकने और सीखने का मौका ही नहीं देती। बिल्कुल, और इस रुकावट के पीछे ना सिर्फ समय की कमी का डर नहीं है, इसके पीछे एक गहरे मनोवैज्ञानिक कारण है। सबसे बड़ा डर है अपनी गलतियों का सामना करने का। इसे ईगो प्रोटेक्शन कहते हैं, मतलब अपने अहंकार की रक्षा करना। अपनी कमियों को मानना मुश्किल लगता है। ये मानना कि हाँ, उस मीटिंग में एजेंडा सेट न करना मेरी गलती थी, या मैंने प्रोजेक्ट की शुरुआती चेतावनियों को नज़रअंदाज किया, ये सब हमें असहज करता है। और इसके साथ जुड़ा है शेम अवॉइडेंस, मतलब शर्मिंदगी से बचना। और यहीं से एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। जो लोग सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन से बचते हैं, क्योंकि डर लगता है कि कमियां सामने आ जाएंगी, और इसी वजह से वो उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इन सारी स्टडीज में जो एक कॉमन बात है, वो एक बहुत ही आसान से काम से शुरू होती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई है रवि। एक रात काम के बाद उसने रोज की तरह टीवी या फोन चलाने के बजाय दोनों बंद किए और एक नोटबुक खोली और खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछे। पहला, आज क्या अच्छा हुआ? दूसरा, क्या मुश्किल रहा? और तीसरा, कल मैं क्या अलग करूंगा? What will I do differently? और ये जो उसने किया, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर ये उस चक्र को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली पहला कदम है। उसने ऑटो पायलट बंद कर दिया। उसने बस दौड़ते रहने के बजाय एक पल रुककर नक्शे को देखने का फैसला किया। हाँ, पहले दिन के जवाब तो बहुत सतही थे। मीटिंग अच्छी गई, क्लाइंट खुश था, लेकिन फिर उसने एक छोटी सी चीज पर ध्यान दिया। उसने खुद से पूछा, मीटिंग अच्छी क्यों गई? और उसे याद आया, क्योंकि कल रात मैंने तैयारी की थी। ये एक छोटा सा एहसास था, पर बहुत गहरा था। पहली बार उसने काम और उसके नतीजे के बीच के कनेक्शन को साफ साफ दिखा था। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक सबक था। और इसके पीछे का जो साइंस है, वो बहुत दिलचस्प है,
ये सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, ये असल में दिमाग के काम करने का तरीका है। जब हम बाहरी कामों पे ध्यान नहीं देते, शांत होकर सोचते हैं, तो हमारे दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN वो एक्टिव हो जाता है। तो ये DMN एक तरह से दिमाग का बैकग्राउंड प्रोसेसर है, जो तब काम करना शुरू करता है जब हम एक्टिव काम बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही, आपने से एकदम सही पकड़ा। यही बैकग्राउंड प्रोसेसर हमारी यादों को कंसोलिडेट करता है, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म ज्ञान में बदलता है। रिफ्लेक्शन के बिना हमारे अनुभव शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाते हैं और कुछ ही घंटों में मिट जाते हैं। इसी DMN के दौरान हमारा हिपोकैम्पस, जो यादों का सेंटर है, दिन के अनुभवों को सचमुच रीप्ले करता है ताकि उन्हें स्थायी ज्ञान में बदल सके। तो रवि ने जो किया वो इस जैविक प्रक्रिया को जानबूझकर करने का एक तरीका था। ये अनुभवों के ढेर को ज्ञान में बदलने जैसा है, जैसे बिना खोले खतों के ढेर को खोलकर पढ़ना। ठीक है, तो रवि ने खत पढ़ना शुरू कर दिया था। एक हफ्ते बाद जब उसने अपने नोट्स पढ़े तो उसे पैटर्न दिखने लगे और यहाँ से चीजें सच में दिलचस्प होने लगी। पहला पैटर्न, जब भी उसने दिन का सबसे मुश्किल काम सुबह सबसे पहले किया, उसका दिन ज्यादा प्रोडक्टिव रहा। और जब भी उसने दिन की शुरुआत ईमेल से की तो जरूरी काम किए बिना ही 11 बज गए। उसे खामोश एहसास हुआ, ये तो बहुत आसान है, पर मैं पिछले 2 साल से यही गलती दोहरा रहा था, क्योंकि मैं कभी रुका ही नहीं ये देखने के लिए। और यहीं पर वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी सीधे तौर पर लागू होती है। उन्होंने पाया कि एक कॉल सेंटर में जिन कर्मचारियों ने दिन के अंत में सिर्फ 15 मिनट अपने काम पर सोचा, उन्होंने 10 दिनों के बाद उन कर्मचारियों की तुलना में 23% बेहतर प्रदर्शन किया जो 15 मिनट ज्यादा काम करते थे। 1 मिनट, ये तो हमारे काम करने के पूरे तरीके पर ही सवाल उठाता है। मतलब ज्यादा घंटे काम करना हमेशा बेहतर नहीं होता। हम जिसे मेहनत कहते हैं वो असल में बिना सोचे समझे की गई मेहनत हो सकती है जो हमें आगे नहीं बढ़ा रही। 23% तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और ये उस झूठी धारणा को तोड़ता है कि सिर्फ एक्शन या 10,000 घंटे की प्रैक्टिस ही सुधार की गारंटी है। असल में डेलिब्रेट प्रैक्टिस की बात होती है, यानी सोच समझकर किया गया अभ्यास जिसमें विश्लेषण और सुधार शामिल है। बिना सोचे समझे की गई प्रैक्टिस तो सिर्फ बुरी आदतों को ही और पक्का करती है, और कुछ नहीं। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10,000 घंटे का नियम है वो अधूरा है। बिना सोचे समझे 10,000 घंटे गिटार बजाने वाला तो सिर्फ अपनी गलतियों को ही 10,000 बार दोहरा रहा होगा। बिल्कुल, वो अपनी गलतियों में एक्सपर्ट बन रहा है। असल सुधार तब आता है जब आप बजाने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग सुने, गलतियों को पहचाने और फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करें। वो सुनना और विश्लेषण करना ही तो रिफ्लेक्शन है। एक सर्जन अपनी सर्जरी की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर सीखता है। एक शतरंज का खिलाड़ी अपनी हारी हुई बाजियों का विश्लेषण करके बेहतर होता है। एक्शन अपने आप में काफी नहीं है, एक्शन प्लस रिफ्लेक्शन ही तरक्की है। रवि के साथ भी यही हुआ। उसका दूसरा पैटर्न और भी साफ था। जब भी उसने मीटिंग से पहले एजेंडा भेजा, मीटिंग्स 30% छोटी हुई और ज्यादा असरदार रहीं। और जब एजेंडा नहीं भेजा तो सब कंफ्यूज रहते थे और चर्चा भटक जाती थी। उसने एक बार लिखा, आज उस जरूरी प्रोजेक्ट पर मीटिंग थी, मैंने एजेंडा नहीं भेजा। 1 घंटे की मीटिंग के बाद भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। पूरा 1 घंटा बर्बाद। और अगले हफ्ते उसने लिखा, वही प्रोजेक्ट, वही लोग। इस बार मैंने 15 मिनट लगाकर एक साफ एजेंडा भेजा। मीटिंग 40 मिनट में खत्म हो गई और हमारे पास एक्शन पॉइंट्स भी थे। देखिए कितना ठोस नतीजा है। उसने ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी पूरी टीम का समय बचाया। और ये छोटी छोटी जीतें हैं जो आत्मविश्वास बढ़ाती हैं कि हाँ, मैं अपने काम करने के तरीके को बेहतर बना सकता हूँ। तो वापस रवि की कहानी पे आते हैं। 3 महीने बाद रवि की डायरी में अब सिर्फ काम के पैटर्न नहीं थे, उसमें गहरे व्यक्तिगत पैटर्न भी थे। और ये वो जगह है जहां ये सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टूल नहीं रहता, बल्कि आत्मसुधार का एक जरिया बन जाता है। जैसे उसने एक जगह लिखा, जब मैं मीटिंग में डिफेंसिव होता हूं, मतलब अपनी बात पर अड़ जाता हूं, तो ये अक्सर मेरी असुरक्षा होती है, सामने वाले का हमला नहीं। या फिर मेरे सबसे अच्छे आइडियाज अकेले सोचने से आते हैं, इसलिए मुझे सोलो थिंकिंग टाइम को, मतलब अकेले में गहराई से सोचने के वक्त को बचाकर रखना चाहिए। वो नोटबुक अब एक आईना बन गई थी, जो सिर्फ उसका चेहरा नहीं बल्कि समय के साथ बदलते उसके काम करने और सोचने के तरीके दिखा रही थी। और यहीं से हमें ज्ञान का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इफेक्ट ऑफ इनसाइट दिखना शुरू होता है।
इसका गणित बहुत सीधा है। बिना रिफ्लेक्शन के काम करने वाला व्यक्ति मान लीजिए साल 1 में 100 यूनिट आउटपुट देता है। 5 साल बाद भी वो 100 यूनिट ही दे रहा होता है, क्योंकि उसने कुछ नया नहीं सीखा, वो बस वही काम उसी तरीके से कर रहा है। लेकिन कई लोग कहेंगे कि ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सिर्फ डायरी लिखने से कोई 75% ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है? मतलब सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है कि ये 75% ज्यादा मेहनत से नहीं आता, बल्कि गलतियों को न दोहराने से आता है। सोचिए, रिफ्लेक्शन के साथ काम करने वाला व्यक्ति साल 1 में 100 यूनिट देता है, पर साल 2 में सीखे हुए सबक से 115 यूनिट देता है, और ये बढ़ता रहता है। 5वें साल तक वो उतने ही घंटों में 175 यूनिट का आउटपुट दे रहा होता है। ये 75% की बढ़त इसलिए है क्योंकि वो उन गड्ढों में दोबारा नहीं गिर रहा जिनमें वो पहले गिरता था। एक रिसर्च बताती है कि सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन गलतियों को दोहराने की दर को 60-70% से घटाकर सिर्फ 15-20% तक ले आता है। तो सोचिए, इससे कितने अनगिनत घंटे और मानसिक ऊर्जा बचती है। आप एक ही समस्या को बार बार हल नहीं कर रहे होते, बल्कि नई चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। तो रिफ्लेक्शन समय चुराता नहीं, ये आपके हर घंटे के मूल्य को बढ़ाता है। और बात सिर्फ काम की नहीं, मुझे लगता है कि ये जीवन को जीने के तरीके को ही बदल देता है। आप रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव हो जाते हैं। आप समस्याओं को आने से पहले ही पहचानने लगते हैं, क्योंकि आप उनके चेतावनी संकेतों को पहले भी अपनी डायरी में देख चुके होते हैं। आप अपने ट्रिगर्स को समझने लगते हैं, अपनी ताकत को पहचानने लगते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि क्यों कुछ लोगों के साथ काम करना आपको ऊर्जा देता है और कुछ के साथ काम करने के बाद आप थका हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल। अंत में ये सब एक चुनाव पर आता है। जिंदगी को ऑटो पायलट पर चलाना, जहां अनुभव तो जमा होते हैं पर ज्ञान नहीं, या फिर हर दिन थोड़ा रुकना, इन अनुभवों को प्रोसेस करना और अपने भविष्य को खुद डिजाइन करना। जैसा कि कहा गया है, वो जो हर दिन सोचता है वो हर दिन ज्यादा जीता है। इसलिए नहीं कि दिन में घंटे बढ़ जाते हैं, बल्कि इसलिए कि हर घंटे में जिंदगी बढ़ जाती है। आप एक ही साल को 50 बार नहीं जीते, बल्कि हर साल एक नया बेहतर जीवन जीते हैं। आज रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट, एक नोटबुक और वो 3 सवाल। आज क्या अच्छा हुआ और क्यों? क्या मुश्किल था और मैं क्या अलग कर सकता था? कल कौन सी एक चीज मैं अलग करूंगा? 1 साल बाद जब पलट कर देखेंगे तो हैरानी होगी कि इतना बदलाव कैसे आया। सवाल सिर्फ ये है कि आने वाले वक्त को दोहराने में लगाना है या उसे कई गुना बढ़ाने में।